वलाद सीधे ब्रोकन टूथ पर्वत की तरफ बढ़ता है। अब मास्टर वेम्पायर ही उसके लिए आखिरी उम्मीद था। जब वलाद गुफा के अंदर जाता है तो उसे वापस गुफा के अंदर देखकर मास्टर वेम्पायर चौंक जाता है। उसकी वलाद में दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो वलाद को सूंघता है और वलाद का सारा अतीत जान लेता है। मास्टर वेम्पायर उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। वलाद उसे बताता है कि तुर्की सेना उसके राज्य का वजूद मिटाना चाहती है। वो यहाँ अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए मदद चाहता है। मास्टर वेम्पायर कुछ सोचता है और वलाद से कहता है कि वो उसे अपनी शक्ति देने के लिए तैयार है। वो वलाद को अपना खून पीने के लिए देता है। वो कहता है कि उसका खून पीने के बाद वलाद में 3 दिनों तक वेम्पायर की असीमित शक्तियां आ जाएंगी। लेकिन इन 3 दिनों में वलाद को इंसानी शरीर का खून पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अगर वलाद 3 दिनों तक खून पीने की इच्छा पर काबू रखता है तो वो 3 दिनों बाद फिर से इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर वो इन 3 दिनों में किसी इंसान का खून पी लेता है तो वो भी हमेशा के लिए वेम्पायर बन जाएगा और वो खुद यानी कि मास्टर वेम्पायर दुनिया पर अपना कहर बरपाने इस गुफा से आजाद हो जाएगा। कोई और रास्ता न बचने के कारण वलाद मास्टर वेम्पायर का खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो मास्टर वेम्पायर से पूछता है कि इसके आगे क्या होगा। मास्टर वेम्पायर कहता है कि अब तुम मरोगे। इसके साथ ही वलाद अपने होश खो बैठता है। अगले सीन में वलाद एक नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता है। उसमें 100 इंसानों की ताकत आ गई थी। वो काफी दूर से ही सूक्ष्म कीड़ों तक की आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। वो टूटे तारे की गति से दौड़ सकता था। इसके साथ ही वो खुद को चमगादड़ों के रूप में तब्दील कर सकता था। वो तुरंत अपने किले की ओर भागता है। दूसरी ओर तुर्की सेना उसके किले पर हमला कर चुकी थी। वलाद के किले में पहुंचने से उसके परिवार और सेना को हौसला मिलता है। इसके बाद वलाद अकेले ही तुर्की सेना के 1000 सिपाहियों का मुकाबला करने पहुंचता है। अपने युद्ध कौशल और वेम्पायर शक्ति की सम्मिलित ताकत के फलस्वरूप वो रक्त की नदियां बहा देता है। आखिर में रणांगन पर 1000 सैनिकों की क्षत विषक्त लाशें पड़ी थी और उनके बीच खड़ा था वलाद द इम्पेलर। तभी वलाद के सिपाही वहां आते हैं और अकेले वलाद ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारा ये देख हैरान रह जाते हैं। वलाद सैनिकों से कहता है कि उसने ये कैसे किया, इस बारे में उसे कोई कुछ न पूछे, बस भरोसा रखे कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि उन्हें तुरंत वहां से कूच करना होगा क्योंकि सुल्तान को उसकी हार के बारे में पता चलते ही वो फिर से हमला करेगा। फिर वलाद अपने लोगों को लेकर ऊंचे पहाड़ पर बने धर्मगुरुओं के मठ की तरफ रवाना होता है। रास्ते में जब वो और उसके सैनिक खाना खा रहे होते हैं तब वलाद को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। उसे सबकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो खुद का काबू न खो दे, इस डर से वलाद अपने तंबू के अंदर चला जाता है। लेकिन उसकी खून पीने की इच्छा पल दर पल बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जब वो अपनी बीवी के साथ होता है तब पल भर के लिए वो काबू से बाहर हो गया था। लेकिन वक्त रहते वो खुद को रोक देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसे आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक जिप्सी यानी कि बंजारा समाज का व्यक्ति था। वो जिप्सी वलाद को बताता है कि वो दरअसल वलाद का नहीं बल्कि वलाद के ऊपर मंडराते चमगादड़ों का पीछा कर रहा था। और चमगादड़ों को वलाद के ऊपर मंडराते देख वो समझ गया था कि वलाद के अंदर वेम्पायर की शक्तियां हैं। वो वलाद को उसे उसका सेवक बनाने के लिए कहता है और अपना हाथ काटकर वलाद को अपना खून ऑफर करता है। लेकिन वलाद उसे डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जब सुल्तान सेना के साथ ड्रैकुला फोर्ट के पास पहुंचता है जहाँ युद्ध हुआ था तो उसे वहाँ एक भयावह दृश्य दिखाई देता है। वलाद ने सभी सैनिकों के शरीर को भाले से लटकाकर वहीं टांग दिया था। सिर्फ एक सैनिक को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो सैनिक सुल्तान तक उसका संदेश पहुंचा सके कि वलाद सुल्तान के लिए जल्द ही आ रहा है। दूसरी ओर तंबू में वलाद ने खुद को चांदी की मदद से कमजोर कर रखा था ताकि उसकी खून पीने की प्यास की वजह से किसी को कोई हानि न पहुंचे। मिरीना उसके करीब जाती है। वो देखती है कि वलाद की पीठ पर जो घाव के निशान थे जो उसे तुर्किस्तान में प्रशिक्षण के दौरान मिले थे वे सब गायब हो गए थे। मिरीना के इस बारे में पूछने पर वलाद उसे ब्रोकन टूथ पर्वत पर उसकी और मास्टर वेम्पायर की मुलाकात के बारे में सब बताता है। तभी वलाद का करीबी दोस्त और साथ ही दिमित्रु वहाँ आता है। वो बाहर से ही वलाद से कहता है कि उन्हें जल्दी से वहाँ से रवाना होना चाहिए क्योंकि दुश्मन सेना उनके करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी आसमान में सूरज मौजूद था जिस कारण वलाद बाहर नहीं निकल सकता था। इस वजह से वलाद मिरेना को आगे जाने के लिए कहता है और खुद रात होते ही वहाँ से निकलकर उसे मिलने का वादा करता है। मिरेना बाहर दिमित्रु से कहती है कि उन्हें अभी वहाँ से निकलना होगा और वलाद का राज रखने के लिए वो उसे झूठ कहती है कि वलाद दुश्मन की सेना की जासूसी करने वहाँ से पहले ही जा चुका है। इसके बाद वलाद को छोड़कर बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद रात होती है। वलाद भी अपने तंबू से बाहर निकलता है। दूसरी ओर तुर्की सेना वलाद के लोगों पर हमला कर देती है। तुर्की सेना का प्रमुख मिरीना और इंग्रस पर हमला करने आगे बढ़ता है। दिमित्रु उनकी रक्षा करने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। सेना प्रमुख इन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वलाद वहां आ जाता है। वलाद सेना प्रमुख को खाई में फेंक देता है और उसे मरा समझकर वहां से निकल जाता है। लेकिन सेना प्रमुख वहीं खाई में लटका हुआ था। इसके बाद वो सबको लेकर पहाड़ी पर स्थित मठ में पहुंचता है। वलाद सबको तुर्की सेना का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर सेना प्रमुख से सुल्तान को यह खबर मिल जाती है कि वलाद के पास अद्भुत शक्तियां हैं। उसके सैनिक डरकर हार न मान लें ये सोचकर वो एक योजना बनाता है। वो सभी सैनिकों की आंखों पर पट्टी बांधता है ताकि वे वलाद के शैतानी रूप को देखकर डरे ना और खुद उन्हें गाइड करते हुए मठ की तरफ बढ़ता है। दूसरी ओर वलाद की शक्तियां देखकर उसके लोगों को भी उस पर शक होने लगा था कि वो शैतान बन गया है। जब वलाद तंबू से बाहर निकल रहा होता है तब धर्मगुरु की नजर उस पर पड़ती है। धर्मगुरु देखता है कि वलाद सूरज की रोशनी से भागने की कोशिश कर रहा है। वो वलाद के पीछे उस तंबू के अंदर जाता है। धर्मगुरु समझ जाता है कि वलाद अभी तक पूरी तरह से वेम्पायर नहीं बना है।
वो वलाद से कहता है कि अगर वो पूरी तरह से वैम्पायर बन गया तो इससे मानवता का अंत निश्चित है। धर्मगुरु उसे मानवता के खातिर मरने के लिए कहता है। वलाद ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि तुर्की सेना का खतरा भी टला नहीं है। तब धर्मगुरु तंबू को तलवार से फाड़ता है और सूरज की रोशनी की वजह से वलाद का शरीर जलने लगता है। वलाद को जलता देखकर लोगों का शक यकीन में बदल जाता है। वे लोग वलाद को मारने के लिए उस तंबू में ही आग लगा देते हैं। मिरेना लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वलाद ने ये सब उनके लिए ही किया है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। आखिरकार वलाद तंबू से बाहर आता है। उसका चेहरा जला हुआ था। वो गुस्से से लोगों को देखता है और कहता है कि वो वैम्पायर उनकी रक्षा के लिए बना और उन्होंने ही उसे मारने की कोशिश की। उनके इस कार्य से विचलित होने के बावजूद भी वलाद सबको तुर्की सेना के हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वलाद चर्च में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि बचा हुआ एक दिन भी वो बिना खून पिए निकाल ले। चर्च से निकलकर वो मिरेना से मिलने जाता है। तुर्की सेना अब किले के नजदीक पहुंच चुकी थी। वलाद मिरेना को बताता है कि सूर्योदय के साथ ही उसकी शक्तियां भी चली जाएंगी, इसीलिए उसके पास ये युद्ध जीतने के लिए सिर्फ आज की रात ही बची है। मिरेना मरते दम तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की इच्छा जाहिर करती है। दोनों काफी भावुक हो जाते हैं। इसके बाद वलाद अपने सैनिकों को युद्ध के लिए सज्ज करने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ मंडराते चमगादड़ों पर पड़ती है। वो उनका पीछा करते हुए मठ के एक हिस्से में पहुंचता है जहाँ चमगादड़ों ने डेरा डाला हुआ था और भी चमगादड़ आकर वहाँ जमा हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने मालिक के आदेश का इंतजार कर रहे हों। वलाद उनकी हलचल को अपने दिमाग में महसूस कर पा रहा था। वो अपना हाथ उठाता है और सारे चमगादड़ सक्रिय हो जाते हैं। वलाद उन चमगादड़ों की मदद से तुर्की सेना पर हमले का आगाज करता है। चमगादड़ों की सेना तुर्की सेना पर मौत के परिंदों की तरह टूट पड़ती है। तुर्की सेना में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तभी वलाद की नजर सैनिकों का हौसला बढ़ाते सुल्तान पर पड़ती है। वलाद सुल्तान को मारकर एक ही झटके में युद्ध समाप्त करने सुल्तान की तरफ बढ़ता है, लेकिन सुल्तान भी शातिर था। उसने अपनी पोशाक में किसी और ही सैनिक को युद्ध में भेजा था और थोड़ी दूर से वो ये नजारा देख रहा था। इसके साथ ही वो एक शातिर प्लान के साथ वहाँ आया था। उसने अपने सेना प्रमुख के साथ कुछ सैनिक किले में भेजे थे जहाँ मिरेना और इंग्रस थे। सैनिक इंग्रस को अपने साथ लेते हैं और मिरेना को किले से नीचे फेंक देते हैं। वलाद मिरेना को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बचा नहीं पाता। उसे मरता देख सुल्तान और उसके बचे कुछ सैनिक इंग्रस को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जब मिरेना अपनी आखिरी सांस ले रही होती है तब वो वलाद से कहती है कि सूरज ढलने में अभी थोड़ा सा ही वक्त बचा है। वो वलाद को उसका खून पीकर पूरी तरह से वैम्पायर बनने के लिए कहती है ताकि वलाद अपने बच्चे को सुल्तान की कैद से मुक्त कर सके। वलाद अपने दिल पर पत्थर रखकर वैसा ही करता है। वो मिरेना का खून पीता है और अपना पूर्ण वैम्पायर रूप प्राप्त कर लेता है और बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर वैम्पायर ड्रैकुला। उसके खून पीते ही गुफा में कैद मास्टर वैम्पायर भी कैद से आजाद हो जाता है। ड्रैकुला वापस मठ में पहुंचता है। वहाँ जितने भी लोग जिंदा बचे थे उन सबको अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। अगली सुबह अपनी बीवी मिरेना का अंतिम संस्कार करने के बाद ड्रैकुला सुल्तान का वजूद मिटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। ड्रैकुला इतना ताकतवर बन चुका था कि उसने अपनी शक्तियों से सूरज को बादलों से ढक लिया था। ड्रैकुला और उसके साथी तुर्की सेना पर टूट पड़ते हैं। वलाद सेना प्रमुख को मारकर मिरेना की हत्या का बदला लेता है। वलाद सुल्तान को मारने उसके तंबू में जाता है, लेकिन सुल्तान ने वलाद को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने पूरे तंबू में चांदी के सिक्के बिछाए हुए होते हैं। वलाद उसे मारने आगे बढ़ता है, लेकिन चांदी ने उसे काफी कमजोर कर रखा था। सुल्तान ने वलाद के बेटे को उस तंबू में ही कैद कर रखा था। वलाद और सुल्तान दोनों के बीच जोरों की लड़ाई शुरू होती है। सुल्तान कमजोर वलाद पर हावी होता नजर आ रहा था। सुल्तान वलाद की छाती में लकड़ी का टुकड़ा घुसाने ही वाला होता है कि तभी वलाद अपनी सारी ताकत बटोर कर वहाँ से गायब हो जाता है और वही लकड़ी सुल्तान की छाती में घुसा देता है। इसके बाद वलाद उसका खून पीता है और उसे मार डालता है। बाहर बाकी वैम्पायर्स ने सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और वो हैवानों की तरह उनके खून से अपनी प्यास बुझा रहे थे। वो वलाद से उसके बेटे को भी मारकर सारे इंसानी रिश्तों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। वलाद उन्हें मना कर देता है। इसके बावजूद भी एक वैम्पायर इंग्रस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वलाद शैतान बन चुके अपने साथी को मौत के घाट उतार देता है। बाकी वैम्पायर्स इंग्रस को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी धर्मगुरु वहाँ आता है। उसके हाथ में होली क्रॉस होने की वजह से वैम्पायर्स उनके नजदीक नहीं आ सकते थे। धर्मगुरु इंग्रस को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इंग्रस वलाद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है, पर वलाद उसे समझाकर धर्मगुरु के साथ भेजता है। उन दोनों के वहाँ से जाते ही वलाद बादलों को हटा देता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वलाद समेत सभी वैम्पायर्स के शरीर नष्ट होने लगते हैं। देखते ही देखते सभी वैम्पायर्स के शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। वलाद का शरीर भी जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगता है। इसके बाद वलाद के बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। वलाद एक नायक था, पर क्योंकि वो एक वैम्पायर था उसके वजूद की हर चीज को मिटाया जाता है। उसी समय जहाँ वलाद का बेजान शरीर पड़ा था वहाँ पर वही जिप्सी आता है जिसने पहले ड्रैकुला को अपना खून ऑफर किया था। वो अपना खून ड्रैकुला के मुंह पर डालता है और उसके ऐसा करते ही ड्रैकुला एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे ही कई सदियां बीत जाती हैं और कहानी वर्तमान में आती है। बाजार में घूमते समय वलाद को एक लड़की नजर आती है जो हूबहू मिरेना की तरह दिखती थी। वो उससे बात कर जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है। वो लड़की अपना नाम मीना बताती है। एक आदमी चेहरे पर दुष्ट मुस्कान लिए इन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर